इसके बाद हमारे मुकर्रिर जनाब डॉक्टर साजिद अली खान साहब हैं। डॉक्टर साहब मारूफ माहिर नफ्सियात हैं। लोगों को एडिक्शन यानी नशे की लतों से छुड़वाने में डॉक्टर साहब का 20 साल का तजर्बा है। आप कुर्ला के न्यू नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फाउंडर हैं और आपने करजत में रोशनी रिहेबिलिटेशन सेंटर का क्याम किया है, जहां ड्रग्स की लत और नफ्सियाती मरीजों का इलाज किया जाता है। जल्दी इंशाल्लाह एक ओल्ड एज होम भी शुरू करने वाले हैं। बहुत सी साइकेट्री सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप कन्वीनर हैं सब कमेटी फॉर साइकेट्री एंड लॉ के इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी वेस्ट जोन में। आपका उन्वान है नशे की लत मौत की राह। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और अपने उन्वान के तहत हमारी रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़ ये है कि ड्रग्स जो है हर घर का मसला है आज की तारीख में। लगभग अगर हम तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट उसको इन्वॉल्व कर लें तो लगभग हर घर का मसला है। हर घर में कोई ना कोई लेता ही है। उससे आगे बढ़ें हम और देखें कि नशे की जो लत है वो इतनी कॉमन हो गई है और बहुत ज़्यादा आसानी से दस्तयाब है नशावर चीज़ें। अब जो नशावर चीज़ें दस्तयाब है लगभग सबको पता है। तो मैं एक फास्ट थोड़ा सा बता दूं कि सूंघने वाली चीज़ें होती हैं, स्पेप 7 वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें जो इन्हेलेंट्स होते हैं, पेट्रोल से लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद में तंबाकू रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद में गांजा और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे ये पेड़ पौधों से बनती है, कुदरती चीज़ें हैं, हर्बल है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर्बल है, खेत में उगती है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसी तरह अफ़ीम और उससे रिलेटेड चीज़ें जो अगेन हर्बल हैं, पान हर्बल है, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप लोगों को पता है। तो ये टीवी के ऊपर जो बताते हैं कि हर्बल है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें और थोड़ा एहतियात बरतें चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। अब जैसे चरस, गांजा, अफ़ीम, भांग, ये सारी चीज़ें जो है खेतों में उगती है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो ओपिएट्स कहलाते हैं, जो अफ़ीम से रिलेटेड है, जिसमें ब्राउन शुगर यानी गरद या स्मैक बोलते हैं। उसके अलावा हेरोइन और जो कफ सिरप्स आते हैं उसके अंदर वही केमिकल होता है जो ब्राउन शुगर के अंदर होता है। ये काफ़ी कॉमन है। नींद की दवाइयाँ हैं जिनको बटन कहा जाता है, बेंजोडाइजेपिन्स, वो काफ़ी कॉमन है। और इसके अलावा आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं जो MD वगैरह है, ये स्टिमुलेंट्स हैं, यानी ये ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं थोड़ा सा। तो और इसके अलावा आजकल जो जिम के अंदर एक इंजेक्शन काफ़ी कॉमन है जिसको टर्मिन कहा जाता है, जो इमरजेंसी मेडिसिन है और ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है जब ब्लड प्रेशर गिरता है या हार्ट रेट गिरता है। वो प्री वर्कअप के तौर पे यूज़ हो रहा है और उससे कम मैंने पिछले 1 साल में 25 से 30 पेशेंट देखे हैं जो उसके एडिक्टेड हैं और उससे साइकोसिस हुआ और आकर इलाज करवाया। तो बच्चा अगर आपका जिम भी जा रहा है तो आप ये एहतियात रखें कि वो कोई इंजेक्शन तो यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें सडन डेथ होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। BP उससे काफ़ी शूट हो जाता है। अब ये तो चीज़ों के बारे में जो आसानी से अवेलेबल है, जो आप सब लोगों को पता है। अब इसमें हम लोग ये देखें कि बच्चा एडिक्ट क्यों होता है, तो इसमें हम लोग इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं, सोशल रीजंस होते हैं। तो सोशल रीजंस क्या क्या है? सबसे पहले जो सोशल रीज़न है मैं उस पर आ जाऊँ कि जो हमारा मुआशरा है जिसमें हम रह रहे हैं, तो उसमें एनवायरमेंटल क्या है और दूसरी चीज़ें क्या है जिसकी वजह से बच्चे को ये चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं। तो इसमें एक तो ये होता है कि इंटरपर्सनल जो फैमिली के अंदर होता है, जैसे आप अगर घर में बच्चा छोटा है, अगर आप उसको बचपन से ही तरबियत नहीं दे रहे हैं, आप बच्चे के सामने तंबाकू खा रहे हैं, तो शुरुआत वहाँ से हो जाती है। आप अरबी के टीचर्स को अक्सर देखेंगे जो मौलाना आते हैं अक्सर पान खाते हैं, तो बच्चे को वहाँ से शुरू होता है कि ये चीज़ें ठीक है, इसको हम लोग बुरा नहीं समझते। तो ये चीज़ें जब बचपन से ही बच्चा अगर देखता है और हम लोग उसको बोले, मतलब हम खुद झूठ बोले और बच्चे को बोले सच बोलो, तो क्या बोलेगा वो? तो उसी तरह अगर आपके घर में तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट मायूब नहीं समझा जा रहा है और आसानी से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप बच्चे को जब बड़ा होता है और वो पहली सिगरेट पीता है या तंबाकू गुटखा खाता है और आप रोकने की कोशिश करोगे, तो क्या वो रुकेगा? तो सबसे पहले हम लोगों को अपने अंदर झांकना है कि हमें हमारा रोल कैसा होना चाहिए एज अ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, क्या होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में मुब्तला हैं तो पहले हम अपनी इस्लाह करें। हम अगर नहीं कर सकते तो कम से कम बच्चों के सामने नशा ना करें। या अगर आपके घर में कोई टीचर आता है, ट्यूशन टीचर है, स्कूल टीचर है, या अगर आपके सामने अरबी का टीचर आता है जो पान खाता है, तो आप उसको रोकिए और उसको कहिए कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है पान खाकर। तो वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। इसके अलावा फिर दूसरा जो कॉमन होता है
मैं कोई तरतीब में नहीं जा रहा हूँ, मैं जो नॉर्मली हम लोग जब पेशेंट आता है बात करते हैं तो उस तरीके से बात कर रहा हूँ। उसके बाद में दूसरी जो चीज़ें आती हैं कि पीयर प्रेशर सबसे कॉमन चीज़ है। पीयर का मतलब होता है दोस्त का, जो उसका ग्रुप है, जो उसके दोस्त अहबाब हैं, तो उनका प्रेशर होता है जब अब टीन एज में पहुंचते हैं या उससे पहले। आजकल तो बच्चे इतने कम उम्र में एडिक्शन हो रहा है कि मैंने 8 साल के बच्चे को ब्राउन शुगर एडिक्शन में देखा है। अल्कोहल तो काफ़ी कॉमन है 8-10 साल के बच्चों में, गैर मुस्लिम में। मुस्लिम में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ कलीना में पूरा एक बच्चों का ग्रुप है जो क्रिश्चियन इलाका है। अल्कोहल वगैरह के अंदर काफ़ी एडिक्शन, मतलब 12-13 साल की उम्र में बच्चे एडिक्ट हो गए। ऐसे बच्चों को मैंने ट्रीट किया है। तो उस उम्र में जब बच्चा पहुँचता है लड़कपन में, तो उसको क्या होता है कि अपने आप को एक नई न्यू फाउंड एनर्जी होती है, हार्मोन्स एकदम अपने शबाब पर होते हैं और ऐसा लगता है कि बस दुनिया जीत लेनी है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हमें रिकग्निशन चाहिए या मुझे लोग कमतर तो नहीं समझेंगे। मतलब अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो इसमें भी हम लोगों का अहम रोल आता है बचपन में। जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो हम लोग उसके अंदर उसको हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रिगार्ड्स दें, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। यानी बच्चे को हम लोग ये अपना दोस्त समझे और उसको हर चीज़ में जब वो अच्छा करता है उसकी तारीफ़ करना, ताकि बच्चे को अच्छा लगे। और एक जो बोलते हैं कि रिवॉर्ड, कंटिन्यू करूं या रुक जाऊं अजान के लिए? हाँ, अजान हो गई ना, हाँ, इसीलिए। तो बच्चे को हम लोग बचपन से ट्रेनिंग दें कि बच्चा वो रिकॉर्ड, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि तारीफ मियाँ बीवी में उससे एक, और वही उसी चीज़ का एक हिस्सा है कि हम बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हम बच्चों के लिए कंसर्न है। बच्चा खाली ऐसा अनवांटेड नहीं है, या बच्चे को हम घर में हर चीज़ खाली डांटना डपटना हर चीज़ में एकदम सख्त जैसे हम लोग बन जाते हैं कि नहीं, काफ़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, तो वो भी कभी कभी नेगेटिव होती है। तो बच्चा बाहर ढूंढने लगता है उस चीज़ को। तो बच्चों को ये एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए बचपन से ही कि यू आर वांटेड, यानी आपकी ज़रूरत है। आप एक बच्चे को उसकी तारीफ वक्तन दफ्तन फ़ौक्तन होती रहनी चाहिए, और उसको बाहर के बारे में अवेयर करना, जैसे कि बाहर की क्या बुराइयां हैं, उनसे कैसे बचना है, वो बताते रहना चाहिए। तो बच्चों को जब पीयर प्रेशर होता है, सबसे कॉमन जो कॉज है वो पीयर प्रेशर ही है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि अगर आजकल तो ऐसा होता है कि कोविड जो कॉलेजेस हो गए, सब हो गए, तो उसमें लड़कियां काफ़ी एडिक्शन पे जा रही है। तो उसमें यही होता है कि अरे ये नहीं पीता है, मतलब ये अगर ये नशा नहीं कर रहा है तो ये कुछ कमतर है। तो वो उसको जताया जाता है कि अगर तुम नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, आप हमारे ग्रुप के हो ही नहीं, आप तो कुछ कमतर हो। तो बच्चों को ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर वो नहीं कर रहा है नशा तो ही इज़ बेटर देन जो लोग कर रहे हैं नशा, उससे उनसे बेहतर है वो। तो एक पीयर प्रेशर हो गया। उसके बाद जो हमारा सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे मैं कुर्ला और साउथ बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, तो साउथ मुंबई में और कुर्ला में घर काफ़ी छोटे होते हैं। मेरा रोड का मुझे पता नहीं है, तो अक्सर माएँ परेशान होती है बच्चे से और बाहर भेज देती हैं काफ़ी कम उम्र में, क्योंकि उनको भी अपनी स्पेस चाहिए होती है, माओं को जॉइंट फैमिलीज होती है, सब कुछ होता है। तो हमारे मोहल्लों का जो माहौल है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आज की तारीख में, अब आजकल जो चल रहा है। तो बच्चों को भेजना एक बाहर मजबूरी हो जाती है। तो हम लोग अपने माशरे में इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये एक सोशल लेवल पे बड़ा एक अहम ज़रूरी एक चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए और निकालना चाहिए कि बच्चों के प्लेइंग एरियाज़ जो ओपन स्पेसेस हैं, वहाँ पर कोई नशा तो नहीं हो रहा है, वहाँ के लिए कोई वक्त निकाले, कोई वॉलंटियर्स बनाए। उसके अलावा हम लोग लाइब्रेरीज़ बनाएं, क्योंकि हमारे घर छोटे होते हैं, एक एक रूम, दो दो रूम में हमारी फैमिलीज़ रहती है ज़्यादातर। तो बच्चों को पढ़ाई का, जो अच्छे बच्चे भी होते हैं वो भी पिछड़ जाते हैं और लोगों के मुकाबले में। तो हमारे एरियाज़ में लाइब्रेरीज़ कितनी हैं, और अगर लाइब्रेरीज़ है तो उनका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो वहाँ से कुछ माहौल चेंज होगा। अगर आपके पास लाइब्रेरीज़ नहीं है तो बच्चा जाके या तो मोबाइल गेम खेलेगा या नशा करेगा, अगर बाहर घूम रहा है तो हम लोगों को उनको एक पॉजिटिव चीज़ें हम दे पा रहे हैं या नहीं एज एल्डर्स इन सोसाइटी, यानी तो उसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ सोशल चीज़ें हैं जो नशे के उसके अंदर आती है सबसे पहले। उसके अलावा उसके बाद में होता है कि नशे, तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि रिवॉर्ड सिस्टम होता है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन स्टेम रिवॉर्ड सिस्टम जो होता है वो एक अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है साइकोलॉजिकल, जो जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें घबराहट होती है। तो पेशेंट को अकेले बाहर आने जाने में, सफ़र करने में या लोगों को फेस करने में होती है। तो ऐसे में
कभी कभार अगर किसी उसने नशा किया, ख़ास तौर से अल्कोहल का या उसने बटन का नशा किया है, तो उसके अंदर एकदम जो बोलते हैं ना डेयरिंग आ जाएगी, मतलब वो जो बिल्ली था और एकदम शेर बन जाएगा और उसको बहुत अच्छा लगेगा, जो काम वो नहीं कर सकता था वो कर सकता है। तो जो मैंने बायोलॉजिकल के बाद में जो सब्सटेंस के बारे में है, वो एक तो ये कि ऑलरेडी ब्रेन के अंदर ये जो सारी चीज़ें होती हैं ब्रेन में जाके एक तस्कीन देती है, लज्जत देती है और एनजाइटी वगैरह को कम करती है। तो जिस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ में खाने से जो लज्जत मिलती है, जैसे बाकी की और चीज़ों में लज्जत मिलती है, वैसे नशा करने से बहुत सारी चीज़ों में लज्जत मिलती है, इंटरनल रिवॉर्ड बोलते हैं। तो इसलिए जब नशे वाले से हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको छोड़ना है, तो उनके से लगता है कि इन्हें क्या पता है यार, इन्होंने किया ही नहीं है, इनको क्या पता है कि इसमें क्या मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहिए कि मज़े और भी चीज़ों से मिल सकते हैं, नशा उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो एक जाना चाहिए मैसेज। और उसके बाद में जो सब्सटेंस होते हैं, यानी जो इजीली अवेलेबल है, जितना इजीली जो चीज़ मिलेगी, जितनी सस्ती जो चीज़ मिलेगी, उतना उसका ज़्यादा एडिक्शन होगा। तो जो जितनी आसानी से दस्तयाब है, तो उतनी आसानी से उसके एडिक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब इसमें हम लोग, ये तो एक बात हो गई एडिक्शन जो हम लोग फेस करते हैं और सबको पता है कि क्यों हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव चीज़ें समाज में होनी चाहिए। हम समाज में क्या पॉजिटिव है उसके बारे में एक मतलब हम लोग जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अभी ये लोग जमात इस्लामी इतना बेहतरीन काम करती है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाइब्रेरीज, प्लेइंग एरियाज़ जो हमारे में नहीं है, जो गार्डन है, उनको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और खाली खोल दें, उसके अंदर ये देखें कि उसको मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो ये करना ज़रूरी है। उसके अलावा इनको बिकने से रोकना, अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़े बिजनेस होते हैं, हथियार के, पेट्रोल के, नशा के, प्रोस्टिट्यूशन और उसके बाद में जुआ। ये सबसे बड़े बिजनेस हैं जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, सारे इन्वॉल्व हैं। तो इनको रोक पाना हम लोग नहीं है। नशा को भी बिकने से रोक हम लोगों के बस का नहीं है, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? कि सोशल प्रेशर बनाकर। सोशल प्रेशर बनाने में अब 25 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं सोशल प्रेशर। तो खाली मर्द बनाएंगे तो उसमें सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जो बेचने वाले हैं अक्सर खबरी होते हैं या दूसरे जो होते हैं काफ़ी पावरफुल लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी केस में फंसा देते हैं, अगर आप जर्नी कर रहे हो तो इसमें जब तक औरतों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सोशल प्रेशर ग्रुप जब तक औरतों के नहीं बनेंगे कि वो जैसे जाके जलील करें जो बेचने वाला है, जो पीने वाला है। उसका एग्जाम्पल जो अन्ना हज़ारे मॉडल है उसमें है। रालेगंज सिद्धि जो उनका गांव है और उसके अतराफ के जो गांव है, उन्होंने काफ़ी साल पहले ऐसा शुरुआत किया था कि औरतें जो है वो जाकर लाठियों से मारती थी पीने वाले को और बेचने वाले को जमा करके। तो वहाँ बिकना बंद हो गई शराब। शराब काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था महाराष्ट्र के इंटीरियर में और आज भी है, लेकिन वो जो 20-25 गांव हैं वहाँ पर बिल्कुल शराब गुटखा बिल्कुल नहीं मिलता है। तो उसका एक रीज़न ये कि औरतों का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, पार्ट लेना इस चीज़ में। और जब तक औरतें पार्ट नहीं लेंगी, जलील नहीं करेंगी बेचने वाले को, मारना पीटना ना करें, कानून अपने हाथ में ना ले, लेकिन प्रेशर ग्रुप तो बनाएं, तो जो भी लोग पावरफुल लोकल है जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सोशल प्रेशर आएगा। और बिना औरतों के इन्वॉल्वमेंट की ये चीज़ होने वाली नहीं है, क्योंकि 25 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी सोशली इन्वॉल्व भी था कुछ चीज़ों में, तो रियलाइज़ किया कि नहीं, इसके बिना मुमकिन नहीं है। तो सोशल लेवल पे रोकने के लिए हम लोगों को पार्टी एक्टिव ग्रुप बनाने चाहिए। और उसको जो बेचने वाला है, क्योंकि बेचने वाला कोई छोटा मोटा प्यादा होता है जो बोलते हैं, तो उनको वहाँ से अपने मोहल्लों से निकालें ताकि दूसरा ना आए और उनको वहाँ जलील करें। और पुलिस स्टेशन पे, जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जो सब कुछ है, वहाँ पर धरने दें, या लोकल जो कॉरपोरेटर है, जो लोग मैटर करते हैं इस मामले में, तो उनके पास बार बार जाए। खाली एक बार कर लिया, नीजक रिएक्शन हो गया हमारा, उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रिवेंशन के बारे में मेरे ख्याल से इतना और काफ़ी कुछ होता है। ड्रग एडिक्शन के बारे में तो ऐसा है कि 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, तो मैं काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। दूसरा होता है कि अगर आपका बच्चा इन्वॉल्व हो गया तो इलाज कैसे करें। तो इलाज करने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो सिर्फ जाके दाखिल ना करना पड़े, उसके बिना छूट जाती है। कभी कभी एडमिट करना पड़ता है, कभी कभी रिहेबिलिटेशन में भी डालना पड़ता है।
अब रिहेबिलिटेशन में सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि लोग ये समझते हैं, अक्सर पेरेंट्स और जो रिश्तेदार हैं वो ये समझते हैं कि हमने अब लॉन्ड्री में भेज दिया और ये ड्राई क्लीन होके आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि बच्चों को साइकोपैथोलॉजी जो बोलते हैं, जो बीमारियां होती हैं नफ्सियाती, वो अक्सर इन नशे की वजह से हो जाती है। जैसा मोबाइल के बारे में डॉक्टर रज़ा साहब ने बताया कि मोबाइल से कुछ चीज़ें डेवलप होती है, वैसे नशे से काफ़ी कुछ होता है, फिज़िकल होता है, मेंटल होता है, और जितनी भी सारी मेंटल बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी नशे आवर चीज़ों से हो सकती है। तो अब इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो नशे का पार्ट हो जाता है, दूसरा जो साथ में नशा आवर चीज़ों की वजह से नफ्सियाती बीमारी हो गई, जो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, उसको ट्रीट करना। तो ये काफ़ी सब्र का काम होता है, मेहनत का काम होता है, और इसमें फैमिली की मेहनत भी ज़रूरी होती है। अगर हम ये सोचें कि नहीं हमने कर लिया, हमने भेज दिया, हमने पैसा दे दिया, रिहैब में भेज दिया, रिहैब से आएगा तो धुल कर आएगा, साफ़ सुथरा होकर आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आने के बाद में वो उसी माशरे में आता है जहाँ पर उसने नशा पहली बार किया था, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। तो सारे क्यूज़ जो उसको मिलते हैं, जो सारे इशारे मिलते हैं उसको नशा करने के लिए, वो वहाँ के वहाँ वैसे ही दस्तयाब है। तो जब तक हम उसका मतलब जो आसपास का अतराफ़ का माहौल है वो चेंज नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा, उसको वो नशा नहीं छोड़ेगा। तो या तो जब तक हम लोग अपने माहौल पे काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें वैसी की वैसी रहने वाली हैं। और हम लोग जब ट्रीट करते हैं पेशेंट को, और रिहैब में पेशेंट आता है, तो अगर किसी पेशेंट ने साल 2 साल के लिए नशा छोड़ा तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि ठीक है, ये पेशेंट काफ़ी अच्छा था, इसने काफ़ी कोऑपरेट किया। क्योंकि उसके बाद में वो उसका भी एक स्ट्रगल होता है, हम लोग इसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में जो केमिकल होता है डोपामिन, वो अच्छा खासा रिलीज़ होता है, पेशेंट को काफ़ी लज्जत मिलती है नशा करने में, या उसकी एंजाइटी कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता है तो उसकी मिकदार बढ़ने लगती है। जैसे अगर आप नशे का सोचें कि पहले अगर गरद ले रहा था या ब्राउन शुगर ले रहा था तो आधी पुड़िया 1 पुड़िया से काम चल जाता था। अब आधी पुड़िया 1 पुड़िया से काम नहीं चलता, उसको 5 पुड़ी 10 पुड़िया लगती है, सेम अमाउंट ऑफ नशे के मज़े के लिए। तो कहीं आकर ये न्यूट्रलाइज हो जाता है कि उसको मज़ा नहीं आता। वो नशा कर रहा है, 8-10 पुड़ी कर रहा है, लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा है। अब वो स्ट्रगल करता है कि यार मज़ा तो आ नहीं रहा, छोड़ते हैं। जब वो छोड़ना चाहता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होता है, जो हम कोई भी इंसान किसी भी नशावर चीज़ में मुब्तला है और जब उसको छोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी मिकदार कम करता है या अचानक बंद करता है, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि जिस तरह दिमाग को आदत लगती है, जिस्म को भी आदत लगती है उस नशे की। तो नशे को जब वो जिस्म को वो चीज़ नहीं मिलती है, जैसे अगर कोई दर्द की गोली रोज़ खा रहा है कोई इंसान, तो उसको आदत हो गई, अब नहीं खा रहा है तो उसको बॉडी वीक लगेगी, दर्द होगा उसके बदन में। तो इसी तरह वो नशा जो उसको फिज़िकल जो सिम्टम थे उसके नशे के, तो जब उसको नहीं मिलता तो उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगते हैं कि उसकी नींद उड़ जाती है, तकलीफ़ होती है, जिस्मानी तकलीफ़ होती है, कभी उसके बदन में दर्द होता है, कभी उसको बेचैनी होती है, घबराहट होती है। तो जब वो अपने आप से स्ट्रगल करता है कि अब मुझे छोड़ना है, तो मिकदार कम करता है, छोड़ता है, तो उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जब वो फेस करता है तो नहीं कर पाता है, तकलीफ़ होती है, तो नशे में उसी तरह वो साइकिल में उलझा रहता है। तो जब हम लोग उसका नशा छुड़वाते हैं तो पहले उसको 5-7 दिन के लिए डिटॉक्स बोलते हैं कि डिटॉक्स करने के टाइम पे उसका ये सारी जो तकलीफ़ें होती हैं उससे उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद में उसको रिहैब या काउंसलिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उसमें डालना पड़ता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें थोड़ी सब्र की ज़रूरत होती है। अब नशे की वजह से और क्या क्या होता है, ये तो समाज में ज़्यादातर जो बुराइयाँ होती हैं, जो गुनाह होते हैं या जितनी भी क्राइम होते हैं, ये हम लोग सब वाकिफ़ है, अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बच्चों का एक आर्ग्यूमेंट होता है, पेरेंट्स से भी करते हैं, ख़ास तौर से गांजा, चरस और भांग वाले कि कैनाबिस उसको बोलते हैं हम लोग, कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर वो लीगल है। अभी ये लीगल होना, जैसे सिगरेट लीगल है, पान लीगल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के लिए ख़राब है, गवर्नमेंट या कोई डॉक्टर उसको एंडोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, अब आपको नुकसान नहीं करेगी। उसके साथ में कुछ मुल्कों ने, जैसे अभी कनाडा में है कि कैनाबिस यानी चरस, गांजा, भांग लीगल है। तो बच्चे अक्सर हमारे पास नेट पे पढ़कर आते हैं, बोलते हैं इसके इतने फ़ायदे हैं, फ़लानी जगह लीगल है, ये है वो है। तो बच्चों को समझाना ऐसा चाहिए कि किसी भी चीज़ का क्या होता है कि एक रिस्क बेनिफिट रेशियो हम लोग बोलते हैं, या फिर वे करना चाहिए, तराजू में तोलना चाहिए कि इसके फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, और उस तरीके से उसको समझाया जाए। उसके अलावा क्या होता है कि
अब जैसे बहुत सारी चीज़ें लीगल है लेकिन हार्मफुल नहीं है ऐसा नहीं है, नुकसानदा नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे शराब लीगल है लेकिन नुकसानदा नहीं है क्या? है नुकसानदा। इसी तरह कैनाबिस कुछ मुल्कों ने किया है क्योंकि उसके साथ में काफ़ी कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम थे लीगल, जैसे किसी को फंसा देना, कुछ करना, उसकी गाड़ी में रख देना। तो ये सारे प्रॉब्लम को बंद करने के लिए लोगों ने लीगल किए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नशावर चीज़ें। तो बच्चा जब ये बहस करे तो उसको थोड़ा प्यार से समझाना है, डांट डपट करके कि नहीं तुमको अब छोड़ना ही है, उसके साथ एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं बच्चा नहीं समझ पा रहा है, काफ़ी कुछ उसमें मुब्तला है, चोरियाँ कर रहा है या क्राइम की तरफ जा रहा है, तो जल्द से जल्द उसको छुपाए नहीं और जो भी प्रोफेशनल हेल्प है वो लेनी चाहिए। उसके अंदर बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चा कोई क्राइम कर लेगा, कुछ कर लेगा, क्योंकि जितने भी टीनेजर्स क्राइम होते हैं या यंग एज में क्राइम होते हैं उसमें अक्सर ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो लोग नशा करते हैं, जो बच्चे, उनसे क्राइम ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो लोग नशा नहीं करते। तो आगे आने वाले जो बच्चे की जो सेहत है, जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है, वो तो नुकसान होता ही है, लेकिन सोशल इकोनॉमिकल यानी कि आपके परिवार के ऊपर जो माशी बोझ पड़ने वाला है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा आगे जितना पुराना हो जाएगा इलाज के लिए। अगर उसने कुछ क्राइम कर दिया तो वकीलों का खर्चा, फिर बच्चे का कैरियर, सब कुछ। तो इसलिए इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। इसका एक कोई यूटोपियन सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग सोचे कि नहीं एकदम आराम से एक बार हम डॉक्टर के पास गए और सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत मेहनत है। अगर किसी का बदकिस्मती से बच्चा अगर मुब्तला हो गया है तो ये काफ़ी स्ट्रगल है फैमिली के लिए। और इसको एक जिस तरह से हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं मेहनत से, लगन से, कि नहीं इसको अब टाटा ले जाना है, इसको अब रेडिएशन करवाना है, इसी तरह आप लोग उसको सीरियसली, कैंसर से भी ज़्यादा सीरियस समझ कर लें और उसके पीछे उतनी ही मेहनत करें जितना हम कैंसर या किसी भी बहुत ख़तरनाक मर्ज़ का इलाज करना चाहते हैं। शुक्रिया।